अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं फ़िज़ान अहमद आप सबको बियॉन्ड लॉलीवुड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे शो में हम पाकिस्तानी सिनेमा के माजी, हाल और मुस्तक़बिल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सईद उमर कुरैशी साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एक सीनियर लेक्चरर होने के साथ साथ बेहतरीन डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफ़र और एडिटर हैं। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं सर अली मज़ाहिर साहब, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से अपना बैचलर मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड यूके से अपना मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सर की स्पेशलाइजेशन डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में है और सर हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में अपना एज आ टीचिंग, एज आ सीनियर लेक्चरर की हैसियत से खिदमतें सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम। सर, शो का आगाज़ करूँगा आपसे क्वेश्चन करके कि आप पाकिस्तानी सिनेमा को आज के दौर में कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है? देखा जाए तो हर ईद टू ईद एक फ़िल्म रिलीज़ होती है या 2-3 ईदों के बाद एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, तो अरूज तो डेफिनेटली नहीं है। सिनेमा मुझे लगता है अभी बैसाखियों पे है। इवन इन टर्म्स ऑफ अगर आप स्टोरी देखें तो स्टोरी लाइन वीक है, फिल्म्स आ कम रही हैं, और अगर आ रही हैं तो जिन टॉपिक्स पे आ रही हैं वो वही टॉपिक हैं जो ड्रामाज़ में हम देख रहे हैं। तो ना न्यू टॉपिक मिल रहे हैं, ना न्यू स्टोरीज़ मिल रही हैं, और एट द सेम टाइम अगर आप नंबर ऑफ़ सिनेमाज़ में देखें जहाँ पे वो रिलीज़ होनी है तो वो इतने कम हैं कि फ़िल्म मेकर इतने रिस्क ले ही नहीं रहे। हाँ, वो फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर रिस्क ले रहे हैं जिनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करते हुए डर नहीं सकते। और जहाँ तक आपने बात की कि किस हाल में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ट्रांजिशनल फेज़ में, और फ्यूचर में आई रियली विश कि ठीक हो, बट हालात कहीं ठीक जाते नज़र नहीं आते। जी सर अली, आपकी तरफ आऊँगा। आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि वर्ल्ड सिनेमा जैसे तुर्किश, ईरानी और कोरियन वगैरह बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रहे हैं, इसी तरह तो पाकिस्तानी सिनेमा इनके मुकाबले में कहाँ पर अलाय करता है? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। दूसरा, आपने जिन 3 सिनेमास की बात की है, ये बहुत अरसे से एक फ़ेज़ में है और बड़े अरसे चल रहे हैं, कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुए। हमारा जो सबसे बड़ा इशू था पाकिस्तानी सिनेमा का है, बल्कि तो यही है कि हम बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे ड्यू टू सम सर्टन रीजंस। तो उनका ये जो फेज़ है ये भी इनने अचीव किया है। नंबर 1, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि टर्किश ने परसों स्टार्ट किया और वो आज अरूज पे हैं, या ईरानियों ने आज स्टार्ट किया तो आज, तो इनका एक ये फेज़ है, हम उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। उसके कुछ रीज़न्स हैं, और जैसे सर ने बताया कि फ़िल्म इज़ अ बिज़नेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल है। प्रोड्यूसर तब पैसा लगाएगा जब उसको कुछ वापस मिलेगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो प्रोड्यूसर्स ही नहीं है जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स हैं। हमारे मुल्क में फ़िल्म कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रियल एस्टेट का बंदा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। हमारे मुल्क में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बिकॉज उनके पास पैसा बहुत है, उनको पता है अगर मूवी नहीं भी चली कोई बात नहीं, हमारी मशहूरी हो जाएगी, हमारे बिज़नेस की मूवी। लेकिन जब तक प्रोड्यूसर के पास फ़िल्म की नॉलेज और वो एस्थेटिक्स नहीं होंगे, तब तक आप उस तरह की फ़िल्म भी नहीं बना सकते जिस तरह की ईरानी फ़िल्म्स, कोरियन या टर्किश में, आई विल नॉट से फिल्म्स बट आई विल से टीवी ड्रामास जिस तरह के उनके बन रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि योर प्रोड्यूसर एंड योर टीम शुड बी वेरी प्रोफेशनल, एस्थेटिक, उस लेवल को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा देखेंगे कि उन्हीं के सोशल इश्यूज़ पे बात हो रही है जो कि एक कॉमन मिडिल क्लास बंदा फेस कर रहा है, और अगर मिडिल क्लास के इशू आप दिखा रहे हैं तो मिडिल क्लास देखने जाएगा। फर्स्ट रीज़न, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सी अ फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, इफ़ यू सी अ फिल्म, उसके अलावा आप देखें सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, उसके अलावा अगर आप फिल्म देखें सेपरेशन, तो आपको पता लगेगा ये ईरानियन सोशल इश्यूज़ हैं, वो भी मिडिल क्लास के। और जब आप मिडिल क्लास के इश्यूज़ दिखाते हैं, और आपको पता है कि कंट्री में मोस्टली लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं, मैं मिडिल क्लास बोल दिया, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास के जब आप इश्यूज़ दिखाते हैं तो आपको पता है ये जब इनके इश्यूज़ हाईलाइट हुए हैं थ्रू फिल्म तो ये देखेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इश्यूज़ ये है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में वो इश्यूज़ दिखाए जाते हैं जो कि समहाउ एग्जिस्ट ही नहीं करते। कमर्शियल फिल्म है, इमेजिनरी इश्यूज़ हैं, मौला जट की स्टोरी आज तक वही रिपीट हो रही है। आलम ये है कि मौला जट का ही सीक्वल बन गया और कोई न्यू स्टोरी नहीं आ रही। क्या पाकिस्तान में और इश्यूज़ नहीं है? जिस तरह फॉर एग्जांपल इट वाज शोन इन जॉयलैंड, क्या वो रियलिटी डिपिक्ट नहीं कर रहे? उसके अलावा आप अगर ज़िंदगी तमाशा देखें सरमद खुसट की,
तो आपको पता लगेगा जो फिल्में चलनी चाहिए थी कंटेंट वाइज वो बैन कर दी गई, जी जी। और जो नहीं चलनी चाहिए थी, मीन्स चलनी तो चाहिए थी, जिनकी ज़रूरत नहीं थी जिस कंटेंट की, वो आपने सिनेमा में दिखा दिया। तो ये सेल्फ आपको एक्सप्लेन कर देता है कि क्या रीज़न है। वर्ल्ड सिनेमा बहुत सारे तजर्बात कर रहा है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि हर रोज़ कोई ना कोई नई फिल्म नए तजर्बे के साथ जो है वो दुनिया में आती है। तो सर पाकिस्तान इस रेस में कहाँ है? पाकिस्तान इस रेस में अगेन फिर बैसाखियों पे है। इधर तो कमर्शियल सिनेमा भी स्टेबल नहीं हो सक रहा, नॉर्मल सिनेमा स्टेबल नहीं हो सक रहा, तो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा देखें बनता कब है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगी कि एक्सपेरिमेंटल सिनेमा मोस्टली दुनिया में आप देखेंगे कि वो डायरेक्टर्स बना रहे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो नैरेटिव के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, पजल फिल्म्स बनाते हैं, मॉड्यूलर नैरेटिव्स की तरफ जाते हैं। बट वो कब जाते हैं? जब उन्हें फंडिंग होती है, फिल्म एसोसिएशंस होती हैं, आपको टैक्स फ्री जोन्स दी जाती हैं जहाँ पे आप शूट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लोन, फिल्म मेकर्स को लोन मिलता है जो कि 0% इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। इंडिया में आप देख लें, जब ये चीज़ें होगी, गवर्नमेंट फंड करेगी, फिल्म मेकर को पैसा मिलेगा और उसे ये टेंशन भी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अगर एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाता है तो फॉर एग्जांपल कितनी स्क्रीन्स हैं जो वर्किंग हैं? 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं। क्या 40 स्क्रीन्स उसके पैसे पूरे कर सकेगी? कभी नहीं। और दूसरी चीज़, उन लोग, क्या सवाल आपका ये बनता था कि क्या वो लोग इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते कि अगर एक्सपेरिमेंटल फिल्म बन रही है तो क्या ये पैसे पूरे करेगी या नहीं करेगी? सवाल तो ये होना चाहिए। लेकिन OTT राइट्स उन्हें इतने पैसे दे देते हैं, सेटेलाइट राइट्स उन्हें इतने पैसे दे देते हैं, यूट्यूब पे जब वो फिल्म सारी जगह से चल के चली जाती है वो इतने पैसे दे देते हैं, म्यूज़िक उन्हें इतना पैसा दे देता है, वो हर तरह से फिल्म कमाना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि फिल्म मेकर एक तो इंडिपेंडेंट है, दूसरी चीज़ ये कि जो उसे पैसा मिला है उसे पता है कि मैंने वापस करना है तो अगले 20 सालों में करना है, अगले 15 सालों में करना है, 10 सालों में करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं मैंने इस पे देना, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो फिल्म बनी सलाम बम्बई, जो मीरा नायर ने बनाई, अगेन इट वाज फंडेड। तो वो मॉडल समझने की ज़रूरत है कि वो किस मॉडल पे काम कर रहे हैं जिस वजह से इतना इजीली वो इतने अच्छे नैरेटिव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर आपने नैरेटिव की बात की है, वर्ल्ड नैरेटिव और पाकिस्तानी सिनेमा का नैरेटिव, इसमें क्या फ़र्क है? और पाकिस्तान क्या ऐसा नैरेटिव दिखा रहा है कि जो अभी तक हम इतना डिवैल्यू है अपनी इस सनत में, इस इंडस्ट्री में? अभी तक हमने कॉपी तो कर लिया इंडिया को, मसाला फिल्म्स तो बनाना स्टार्ट कर दी, कमर्शियल सिनेमा तो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, बट हमें ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या लोग ये देखना भी चाह रहे हैं या पक चुके हैं। वो ड्रामा में देख चुके हैं, वही मसाला देख चुके हैं जो आप दिखाना चाह रहे हैं, सास बहू की स्टोरी, दूसरी लड़की पसंद आ जाना, ब्ला 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 ब्ला, जो भी कॉमन इश्यूज़ हैं, बट ये ड्रामाज में देख देख के पक चुके हैं। आप फिल्म में इन्हें कोई नई स्टोरी क्यों नहीं दिखाते? और अगर नहीं दिखाते भी हैं तो सेंसर बोर्ड उसे बैन क्यों कर देता है? फॉर एग्जांपल इंडिया को आप देख लें, इंडिया कमर्शियल सिनेमा से कमा के, यहाँ पे कमर्शियल सिनेमा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए कमर्शियल सिनेमा तो सिनेमा है इसलिए नहीं कि स्क्रीन्स ही नहीं है, ठीक है? तो आपको कुछ लोग हैं जो कंट्रोल करते हुए वही स्टोरीज़ दिखाएंगे जो वो दिखाना चाह रहे हैं। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को रेस में नहीं लेके आते और वो स्टोरीज़ नहीं बनाता जो एक कॉमन बंदे की स्टोरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया जाएं तो आपको स्टोरीज़ पता लगेगा, द डिसाइपल, द विलेज रॉक स्टार्स, ये वो स्टोरी हैं जो उनके कल्चर से ली गई हैं। और कल्चरल स्टोरीज़ जब आप दिखाना स्टार्ट कर दोगे, रीजनल स्टोरीज़ दिखाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका सिनेमा वैसे का वैसे ही, हम क्या स्टोरी देखते हैं? एक इलीट की स्टोरी ही देखते हैं। एक इलीट है जो बहुत 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और उसे एक लड़की ने चीट कर दिया है और अब वो कमाते कमाते 100 करोड़ कमा जाएगा। क्या इसके अलावा स्टोरीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? इंडिया में डिसाइपल जैसी स्टोरी, विलेज रॉक स्टार्स जैसी स्टोरी, उड़ान जैसी स्टोरी, 3 ऑफ अस जैसी स्टोरीज़, ये वो स्टोरीज़ हैं जो उनके सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से उठाई हुई हैं। पाकिस्तान में आपको कोई सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से उठाई हुई स्टोरी, रीजनल स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी। आपको खाली पंजाबी स्टोरीज़ मिलेंगी और आपको खाली मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, लाहौर से आऊँगी, पता नहीं इस्लामाबाद जाऊँगी, इसके अलावा बीच में हैदराबाद, गुजरांवाला, एबटाबाद, इनकी कहीं की रीजनल स्टोरीज़ आज तक मैंने नहीं देखी। हाँ, कुछ देखी बैक इन 90s एंड 80s, जमील दहलवी साहब की टावर ऑफ साइलेंस, ब्लड ऑफ हुसैन, बट अगेन उन्हें भागना पड़ा अमेरिका। तो आंसर इज़ वेरी क्लियर कि क्यों ये नैरेटिव्स नहीं चल रहे और क्या मामला। सर ऐसी क्या रुकावट है जो पाकिस्तानी
जो काम होता है, फिल्म्स होती हैं या हमारा किसी भी किस्म का कोई आर्ट होता है इस इंडस्ट्री से वाबस्ता, वो OTT प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल OTT ओरिजिनल्स, अमेज़ॉन ओरिजिनल, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, जब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंट्री में तो आपकी कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन देख के इन्वेस्ट करते हैं। क्या अमेज़ॉन प्राइम 50 करोड़ लगाता है और सैक्रेड गेम जैसी एक सीज़न बनाता है और आप उसे कह देते हैं कि इसमें गालियाँ बहुत हैं, कट कर दो नहीं तो हम नहीं चलने देंगे? क्या वो सीज़न बगैर गालियों के चल सकता है? कभी भी नहीं। क्या फॉर एग्जांपल देयर इज़ अनदर सीज़न नेम्ड कोहरा। अब डिबेट तो ये है कि क्या कोहरा की स्टोरी जैसी स्टोरीज़ हमें अपने माशरे में मिलती हैं कि नहीं मिलती। इट्स अबाउट द लव ऑफ सेम सेक्स। अब इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट होता है कि कोहरा जैसी स्टोरीज़ पे बैन नहीं लगाया जाता। कोई एडल्ट सीन है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फिल्म नेम मसान, द स्टार्टिंग सीन ऑफ मसान, मेरे ख्याल से हम जिस स्टूडेंट को भी उस सीन से डिस्कस करते हैं कहते हैं हाँ ऐसी सिचुएशन मैंने लाइफ में देखी हुई है। एग्जैक्टली। बट OTT जब पाकिस्तान में बनाने लगता है तो यस बैन लग जाएगा, कभी रिलीजियस बैन लग जाएगा, कभी सोशल बैन लग जाएगा कि आपने पंजाबियों को ठीक नहीं दिखाया, कोई कहेगा आपने मेरे रिलीजन को ठीक नहीं दिखाया, कोई कहेगा आपने माशरे के बूढ़ों को ठीक नहीं दिखाया, कोई कहेगा आपने इसमें जो फेमिनिज्म है पैट्रियार्की दिखा दी है, ये कर दिया वो कर दिया। हाँ, पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है बट इट्स अ फिक्शन। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप चले जाएं तो इंडिया में बम्बई बेगम्स भी बनता है, मेड इन हेवन भी बनता है, जहाँ पे औरतों के पर्सपेक्टिव से मर्दों को दिखाया गया। अब वो अच्छा दिखाया गया या बुरा दिखाया गया बट वो बैन नहीं होता, वो चलता है। बिल्कुल। तो ये जब पाकिस्तान में उन्हें डर होता है कि बैन होगा तो वो डेफिनेटली अपने 50-100 करोड़ रुपया ज़ाया नहीं करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स इस वक्त एग्जिस्टिंग है, अमेज़ॉन प्राइम ले लें, नेटफ्लिक्स ले लें या बाकी HBO टाइप ले लें आप सारे, इनके जो एक सिंगल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है इतने आपके अपने फॉरेन रिजर्व नहीं है। जो सीधी बात अगर करें, जैसे हमने जहाँ से सर ने भी बात स्टार्ट की थी, मैंने ये बताया कि सिनेमा इज़ अ रेवेन्यू बिजनेस। इसमें तब तक कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको ये डर होगा कि मेरा ये पैसा डूब जाएगा। OTT तो बहुत बात की बात है। अगर हम अपने नॉर्मल सिनेमा या मूवीज़ या नैरेटिव्स की बात कर लें तो हमारे जो नॉर्मल नैरेटिव्स हैं, जो नॉर्मल मसले हैं, जब उनको आप दिखाते हैं तो आपकी फिल्म्स बैन हो जाती हैं एंड देन यू हैव टू रिलीज़ इन डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल अराउंड द वर्ल्ड। आप पाकिस्तान में नहीं दिखा पाते अनफॉर्चुनेटली। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक हम उससे अलमी है कि हम नहीं दिखा पाते। आप अपनी पॉलिसीज सही नहीं कर पा रहे। आप OTT की जो अपनी एक डिमांड्स एंड पॉलिसीज़ हैं, वो कहेंगे हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आप वो पूरी करेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा यार ये पंजाब सेंसर बोर्ड इसको अलाउ नहीं करता, सिंध सेंसर बोर्ड इसको अलाउ नहीं करता, जब बलोचिस्तान सेंसर बोर्ड इसको अलाउ नहीं करता, आपका अपना सेंसर बोर्ड इसको, तो आप कहाँ खड़े होंगे? सो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा लेयर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हों। अभी तो एक रिस्ट्रिक्शन का मैंने नाम नहीं लिया और नाम मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उस रिस्ट्रिक्शन की हम बात करें तो उधर से फ़िल्टर होना बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज उसकी उस अदारे की नज़र सब पे है। ठीक है ना? तो अगर इस तरह के टॉपिक्स, जिसको मैं अपनी क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जब मेरे स्टूडेंट पूछता है कि सर हम क्या बनाएं, तो मैं कहता हूँ कि यार पहली चीज़ में रखो व्हाट इज़ मिसिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे मिसिंग क्या है इस टाइम पे। लेकिन उसमें कुछ मिसिंग टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही हैं जो हम अपने मुल्क में नहीं दिखा पाते बिकॉज ऑफ दिस सेंसर्स एंड दीज लेयर्स। हमें पहले इन लेयर्स को फिल्टर करना पड़ेगा, कौन सी लेयर्स हैं जो फालतू में डाली गई हैं, इनको फिल्टर आउट करें। ठीक है, कौन सी ऐसी लेयर्स हैं ठीक है जो ज़रूरी है कल्चरली, बट उसको किस तरह हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं आर्ट के हिसाब से, किस तरह उसको मोल्ड कर सकते हैं। हमें पहले इन पॉलिसीज़ पे काम करने की जरूरत है। ये OTT प्लेटफॉर्म नैरेटिव तो बहुत बात की बात है, हमारी पॉलिसीज़ ही सीधी नहीं है अभी तक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि OTT हमारे साथ काम करना चाहता है? बिल्कुल करना चाहता है, लेकिन बस कुछ सूरत हाल ऐसी है जिसकी वजह से हम खुद ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऐदे वफा एक हम TV पे ड्रामा आया था, नेटफ्लिक्स पे इसके साथ डील हो रही थी कि हम इसको नेटफ्लिक्स पे अपलोड करेंगे, मतलब नेटफ्लिक्स पे इसको करेंगे, एंड वो डील काफ़ी हद तक आगे चली गई थी। द रीज़न नेटफ्लिक्स पे ऐदे वफा नहीं आया बिकॉज देयर वर सम सीन्स जो उन्होंने कहा आपको ये सीन्स हटाने पड़ेंगे, ये नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। बिकॉज उसके प्रोडक्शन के अंदर नॉट ओनली हम टी वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व, ISPR वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, क्योंकि वो एक आर्मी बेस्ड ड्रामा था, तो कुछ चीज़ों पे हम नहीं माना, कुछ पे डेफिनेटली ISPR नहीं माना, और नेटफ्लिक्स ने कहा ये चीज़ें चलेंगी तो हम नहीं करेंगे एंड आप नहीं। तो OTT तो जाता है, लेकिन हमारी पॉलिसीज ही अभी तक तैयार नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए। तो हमें पहले एक्सेप्टेंस लेना। इवन वन ऑफ द एग्जांपल्स इज बरज़ख। बरज़ख OTT पे रिलीज हुआ, पाकिस्तान में बैन हो गया।
दूसरी चीज़, इफ़ यू टॉक अबाउट अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स या HBO हॉटस्टार, तो दे रिक्वायर सर्टन एस्थेटिक वैल्यू. यस. अब वो एस्थेटिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैमराज है, एस्थेटिक वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ कलर ग्रेडिंग है, एस्थेटिक वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग है, कंटेंट है. सवाल ये है कि आप उस पर पूरा उतर रहे हैं, क्या उस लेवल का कोई चीज़ बनी है जो एस्थेटिक वैल्यू वो डिमांड करते हैं. तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. अली साहब, आपसे एक क्वेश्चन करूँगा जी जी. कि एक वक्त था कि पाकिस्तानी चैनल्स पर मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर था. मतलब कि एक दिन में 1 घंटा दिया जाता था कि इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह लगेंगी. लेकिन वक्त के साथ साथ सर वो डॉक्यूमेंट्री हमें देखने को नहीं मिलती अब चैनल्स पे. सर इसकी क्या वजह है कि हमें क्यों वो डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह अब नहीं देखने को मिलती चैनल्स पे? अगर हम पाकिस्तानी चैनल्स की बात करें तो उस पर तो डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखने के लिए इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने अपने लोगों को आदी नहीं किया डॉक्यूमेंट्रीज दिखाने के लिए. आपने लोगों को डिफरेंट एंगल पे ले गए नाच गाने की साइड पे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री एक बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है. उसके अंदर बड़ी रिसर्च इन्वॉल्व है. अगर हम उसके अंदर एक आप लोगों को बताते तो आपके लोग ही तैयार नहीं है. आज भी डॉक्यूमेंट्री की जब बात करते हैं कहते हैं ये बड़ी बोरिंग चीज़ है. और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्री बोरिंग नहीं है. हमारे मुल्क में, मैं माजरत के साथ बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारे मुल्क में न्यूज़ चैनल्स ने जब जब डॉक्यूमेंट्री दिखाई है तो वो न्यूज़ रिपोर्ट के स्टाइल में दिखाई है. डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ रिपोर्ट में बहुत फ़र्क है. अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग आज भी डॉक्यूमेंट्री के नाम पे न्यूज़ रिपोर्ट बना रहे हैं. ठीक है ना. वॉइस ऑफ गॉड लगा के इतनी हैवी ड्रोन शॉट्स लेने से एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बन जाती. डॉक्यूमेंट्री के सम एलिमेंट्स हैं, कुछ एस्थेटिक्स हैं डॉक्यूमेंट्री के. यू हैव टू फॉलो दिस एंड देन इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें. ठीक है. दुनिया इवॉल्व हो रही है तो डॉक्यूमेंट्री भी इवॉल्व हो रही है. नाउ वी हैव मूविंग टुवर्ड्स डॉक्यू ड्रामास. ठीक है ना. लोगों को आप रीएनैक्टमेंट्स करके दिखाएं. आप नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज आई एम श्योर आपने कुछ देखी होंगी सर. 12 लोग अपने आप को चलाते हैं. एग्जैक्टली. इट फील्स लाइक अ फिल्म एक्चुअली. इट फील्स लाइक अ फिल्म बट इट्स अ डॉक्यूमेंट्री. क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्री में दैट इज वर्सिमिलिट्यूड. ठीक है. विच इज रियलिटी. तो आपने रियलिटी दिखानी है, लेकिन अब आपने रियलिटी लोगों को किस तरह दिखानी कि लोग एंटरटेन भी हों, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले और बिलीवेबल भी हो कि किसी तरीके से आप उसको, बिकॉज व्हाट वी से अबाउट फिल्म इज लार्जर देन लाइफ. फिल्म में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, बट इन डॉक्यूमेंट्री यू शुड बी रियल. रियल ही रखना चीज़ को दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. इसीलिए जब आप किसी की बायोपिक बनाते हैं तो उसमें आप फिर भी अपनी मर्जी से क्रिएटिव डिसीजंस ले लेते हैं. बट जब आप उसी बंदे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं यू कैन नॉट टेक अ क्रिएटिव डिसीजंस, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री उसकी असल ज़िंदगी के ऊपर ही है. उसमें आप गाना नहीं डाल सकते. सो डॉक्यूमेंट्री एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है. हमने आज तक उस लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई नहीं. हाँ, अगर आप मेरे से बात करें पुरानी PTV के ज़माने में तो बिल्कुल बनती थी. अगर आपने देखी हो जो 12 दरवाज़ों लाहौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, इट्स पार्टिसिपेटरी डॉक्यूमेंट्री बेसिकली. ठीक है. अगर आप वो जाके देखें वो फिर भी थोड़ी डॉक्यूमेंट्री है, बट फिर भी आई वुड से कि वो उस ज़माने की डिमांड थी तो वो चल गई. आज आप उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे इस वक्त तो वो नहीं चलेंगी, लोग नहीं देखेंगे. सर शर्मीम उबैद जी 2 ऑस्कर्स जी डॉक्यूमेंट्री में हमने विन की है जी. सर उस लेवल की डॉक्यूमेंट्री थी जो मतलब कि विन कर गई ऑस्कर. आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है दोनों? मेरा वैसे ही सवाल है. जी सर. क्या वो किसी चैनल पे चली है? क्या वो पाकिस्तान में चली? नो सर. उनके टॉपिक्स पता है आपको? सर एक तो वो खवातीन पे तेजाब, दोनों खवातीन के ऊपर थी. और एक वो जो गैरत के नाम पे कत्ल हाँ जी. औरतों का. हाँ, तो इसका आंसर सिंपल इतना है कि कितने टीवी चैनल्स ने कितनी दफ़ा रिपीट किए हैं ये. सर नो. या कितनी बार उसको बुला के प्रेस किया, उससे सिवाय एक दफ़ा शायद किसी ने कर दिया बुला के ऑस्कर जीत के. इसी के जवाब है. अली साहब आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि डॉक्यूमेंट्री जॉनरा क्यों ज़रूरी है सर एज अ जॉनरा? मैंने आपको भी उसका जवाब दिया कि डॉक्यूमेंट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो रियलिटी है. ठीक है ना. सच है वो एक्चुअली. तो सच बताने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत है. जी सर. आप उसके ऊपर फिल्म की एक लेयर लगा के नहीं लगा सकते, बिकॉज फिल्म के अंदर कुछ, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रू स्टोरीज की बात करें, दंगल फिल्म है या टाइटैनिक फिल्म है, अगर उसकी तो उसके अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं, उनके डायरेक्टर्स कहते हैं कि जो हमने सिनेमा के लिए थोड़े से उसको मोल्ड किया, हमने बनाया. बट जब टाइटैनिक पे डॉक्यूमेंट्री बनी या अगर दंगल की जो लड़कियां उन पर डॉक्यूमेंट्री बने, आई डोंट नो अगर बनी है, तो उसके अंदर कभी भी कोई गाना नहीं आ जाएगा या आप इसे, तो वो जो एक्चुअल चीज़ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फेस उन लड़कियों का दंगल के अंदर, वो फिल्म के अंदर जितना एक गाने के अंदर दिखा दिया हमने भागते हुए, वो असली फेस उस गाने की तरह का नहीं है. इट्स वेरी डिफरेंट.
सो डॉक्यूमेंट्री ज़रूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री से इंसान डायरेक्ट रिलेट कर सकता है। मैं एज एन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर में हमेशा एक बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म से एक स्टेप इसलिए ऊपर है बिकॉज आप इमोशनली डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखने के शौकीन हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो इंसान अपनी स्टोरी बता रहा है अपने ही ज़बान से, so, इससे बेहतर कोई कनेक्शन नहीं बन सकता, आपका बिल्ड हो जाता है। बट अगेन क्योंकि हमारे मुल्क में डॉक्यूमेंट्रीज देखने की आदत नहीं है तो वो फिल्म ही लोग कहते हैं नहीं यार इस पे फिल्म बन जाती ना तो ज़्यादा बेहतर था, मैं देख लेता। एंड दैट्स ट्रू। उमर साहब आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिल्म सिटी जैसा प्रोजेक्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना के अहम तो बहुत है, बट इसके पीछे नीयत क्या है वो मुझे नहीं पता अभी तक। जो इंटेंशन है, अगर वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को एम्पावर करना है तो बहुत अच्छा है। अगर तो कोई फॉर एग्जांपल ABC की गवर्नमेंट है, AA की गवर्नमेंट के प्रोपोगेंडे को स्प्रेड करना है तो फिर 10 फिल्म सिटीज़ बना लें, कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, इंडिया में फ़िल्म सिटीज़ हैं, अगर आप नोएडा फिल्म सिटी देखें, बम्बई फिल्म सिटी देखें, एक और फिल्म सिटी है रामाए या कुछ इस तरह फिल्म सिटी है, अगर आप उन्हें देखें तो आपको पता लगेगा कोई भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जहाँ जाके सब्सिडाइज रेट पे फिल्म शूट, एडिट, VFX, CGIs और बड़े बड़े अगर आप देखें फॉर एग्जांपल एरिक पिल्ले म्यूज़िक कंपोज़र हैं, अरेंजमेंट्स वाले लोग बैठे हुए हैं, सब्सिडाइज रेट पे जाके आप एक ही जगह पे अपना सारा काम करवा रहे हो और वो ये नहीं पूछेंगे कि क्या आप हैदर शूट कर रहे हैं या वो नहीं पूछेंगे कि क्या आप राजनीति शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि अगर मैं कल को जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं हैदर जैसी फ़िल्म शूट कर रहा हूँ तो क्या मुझे फिल्म सिटी सपोर्ट करेगा? अगर तो करेगा तो बहुत आगे ये फिल्म को लेके जाएगा। अगर तो ये कहेगा कि भाई इसमें एक ऐसा नैरेटिव है जो कि स्टेट के अगेंस्ट है, जो कि स्टेट के लॉ के अगेंस्ट है, जो कि फोर्सेस के अगेंस्ट है, तो आप ये शो नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा सा मसला है। और ये जानते हुए कि ऐसा हो रहा है, जो हैदर में दिखाया गया, क्या इंडिया में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कश्मीर में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ मामलात चल रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या इंडियन औरतों जिनके खाउंड डिसअपीयर हो जाते हैं हाफ विडो कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? क्या उन्हें मार के फेंक दिया जाता है और उनके घर वाले सालों केस लड़ते रहते हैं कि नहीं लड़ते रहते? ये हो रहा है, दिखाया गया, चल भी गया। क्या इनमें इतनी हिम्मत होगी कि ऐसा नैरेटिव चलने देंगे? अगर तो चलने देंगे, ये फिल्म सिटी रिवाइवल का वन ऑफ द रीजंस होगा, और अगर ऐसे नैरेटिव्स को ब्लॉक कर देंगे तो शायद रिवाइवल से भी एक स्टेप हम पीछे चले जाएंगे। जैसे कि देखने को मिल रहा है हमें कि दुनिया के हर शोबे में AI है, तो AI हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किस हद तक बेहतर हो सकता है? देखें, ये अगेन बेहतर तो बहुत हो सकता है, लेकिन अगेन ह्यूमन माइंड जो है वो एंड पे वही सारी चीज़ें डिज़ाइन कर और वही किंग है। हाँ, AI आपको असिस्ट कर सकता है बट ह्यूमन इंटेलिजेंस को टेक ओवर नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी आपकी हाँ प्री प्रोडक्शन में आपको हेल्प कर सकता है। एंड अगेन फिर दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। आई वाज वाचिंग अ फिल्म रिसेंटली और फिल्म के आखिर में डायरेक्टर ने इतना बड़ा नोट लिखा कि नो AI वाज यूज्ड इन दिस फिल्म, प्राउडली। एंड एक अनदर फिल्म है जिसमें AI यूज़ हुआ। अगेन AI से आप असिस्टेंस ले रहे हैं, जिस तरह हिग्सफील्ड जैसे सॉफ्टवेयर आप कलर ग्रेडिंग करवा रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग। बट अगेन जिस तरह आप फिल्म में देखें डिजिटल वर्सेस नेगेटिव, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नेगेटिव पे कोई कहे शूट करना है, आज को शायद मैं इतना रिस्क ना ले सकूं, बट डायरेक्टर्स रिस्क लेते हैं, नेगेटिव पे शूट करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन द एंड फिल्म अच्छी होनी चाहिए और कंटेंट ये होना चाहिए कि ऑडियंस बैठे। हम फिल्म को कैसे डिफाइन करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस दैट आई नो इज़ कि फिल्म इज़ एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। आप आपने रियलिटी की ऐसी इल्यूजन क्रिएट की कि एक बंदा सिनेमा में बैठा हुआ इन्वॉल्व है, उसे पता है कि कबीर सिंह रियल करेक्टर नहीं है, कबीर सिंह नहीं मरेगा, उसे लड़की मिल जाएगी एंड पे, या कोई और स्टोरी, राज को सिमरन मिल जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आपको पता है ये झूठ है, फिर आपके स्टेक्स क्यों इन्वॉल्व हैं? आपको क्यों हो रहा है कि राज को सिमरन मिल जाए मिल जाए मिल जाए? या फॉर एग्जांपल उड़ान फिल्म है तो आपको है कि बाप के चुंगल से भाग जाए क्योंकि इसका बाप बड़ा टॉक्सिक है। या फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर फिल्म मसान की आप बात करते हैं, आप कहते हैं दोनों करेक्टर्स जिस चीज़ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए उससे निकल जाएं। अब ये कंटेंट आपको कनेक्ट कर रहा है। हाँ, आप AI की मदद लें,
अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप एआई की हेल्प लें या ना लें, अगर ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, हाँ आसानी लाजमी होगी है प्री प्रोडक्शन में, स्टोरी बोर्ड्स में आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ आ रहा, आप एआई को लाजमी कह सकते हैं यार इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़रा और बिल्ड करके बताओ, ये सिचुएशंस हैं, ये रीजनल सिचुएशंस हैं, लाहौर में ऐसा होता है, तुम बताओ कौन सा सूट करेगा, ये असिस्ट लाजमी करता है। बट अगेन जो वो ऑप्शंस दे रहा है, क्या पता आपको एक भी समझना है, तो यस असिस्ट लाजमी कर रहा है, इन द एंड आपकी क्रिएटिविटी ही डिसाइड कर रही है कि आपने किस चीज़ को पिक करना है। एआई हमें किस हद तक इस्तेमाल, मतलब कि अगर कोई एक प्रॉपर फिल्म एआई के थ्रू बनती है, जी जी, सारा काम उसमें एआई के थ्रू होता है, तो सर वो क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो फिल्म चल सकेगी कि नहीं? आपके मुल्क में सीधी फिल्म चल नहीं पा रही है, एआई फिल्म किधर चलनी है? सर होता है ना कि लोग कोई अपना ट्रैक चेंज करते हैं, कोई डायरेक्टर कहता नहीं, है मैं या आपको- प्रोड्यूसर कहता है कि यार ये नहीं चल रहा तो हम इसको एआई वर्जन से दिखा देते मैं हैं। आपको एक क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारे ही मुल्क की एक राइटर भी हैं, बड़ी अच्छी कलरिस्ट भी हैं, फातिमा सतार, एनसीए से ग्रेजुएट हुई हैं, सरमत कोसट के साथ काम भी करती हैं। उनने एक लिखी फिल्म, इट्स अ वेब सीरीज़ बेसिकली, टाइम ऑफ टीवी सीरीज़, इट्स उसका नाम ही उन्हें मेटा सीरीज़ का नाम दिया। इट वाज अ इस्लामिक सीरीज़, वो पूरी एआई पे बनी हुई है, लाइक एआई कैरेक्टर्स हैं सारे उसके अंदर। आपको पता था उस सीरीज़ का? No, sir. तो इसका मतलब है कि उसका रुझान नहीं है अभी एज ए फिल्म स्टूडेंट, एज ए मीडिया स्टूडेंट, जी। कि इसका मतलब है कि अभी लोग नहीं रेडी उसके लिए। जो रेडी थे उन्हें देखी है वो, और वो पाकिस्तान के लिए बनाई भी नहीं थी वैसी। लेकिन पहले हमें चाहिए है कि हम अपनी बेसिक प्रोडक्शन वैल्यूज़, जो हमारी बेसिक प्रोडक्शन नीड्स हैं, हम वो पूरी करें। एआई की तो बहुत बात की बात है। और दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि एआई असिस्टेंस के लिए ही यूज़ करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे ये पता चले कि ये जो पेंटिंग है ना सामने, ये एआई से जनरेटेड है, तो आई कांट कनेक्ट इमोशनली विद दैट पेंटिंग, बिकॉज आर्ट इज़ ऑलवेज इमोशनल थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल आर्ट, ठीक है ना, मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ। हमेशा इमोशनल कनेक्शन होता है पेंटिंग के साथ, एक आर्ट फिल्म के साथ आपका। इवन अगर आप गाने के साथ आप कहते हो कि यार इस गाना बड़ा टच किया गया है, क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्शन, आपको कुछ अपनी चीज़ें आती हैं। जब वो गाना ही एआई से बना हो, वो फिल्म ही एआई से बनी हो, पेंटिंग ही एआई से हो, तो आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज यू नो इसके पीछे तो कंप्यूटर है। यही रीज़न है कि आज स्पॉटिफाई ने और यूट्यूब ने लेबल्स लगाना शुरू कर दिए कि दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम जनरेटेड बाय एआई, क्योंकि लोगों को पता चल जाए, लोग वो नहीं सुनते फिर, या दिस वीडियो कंटेंट इज जनरेटेड बाय एआई, क्योंकि लोग उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। एंड आर्ट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। एआई वाले चीज़ को हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं। हॉलीवुड कितना आगे निकल गया, कितनी Yes, बड़ी sir. करोड़ों की प्रोडक्शंस, कैमरा, सीजीआई, वीएफएक्स, सब कुछ। यस ईरान के पास ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है। real base। अब ईरान ने कभी क्वेश्चन किया है कि आप हमारे पास ये सब कुछ होता है तो हम ऐसी फिल्म्स बना के दिखाते हैं? ईरान ने बना के दिखाई, बिल्कुल। ईरान ने ऑस्कर भी जीता सेपरेशन पे। यस और वो फिल्म जिस कैमरे पे शूट हुई है, मुझे कैमरे का एग्जैक्ट नाम याद नहीं, एंटॉन या कुछ इस तरह करके, वो कैमरे के स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है ठीक है। और वो इन द एंड इट्स योर कंटेंट, इट्स योर कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस। वो चाहे आप अपने मोबाइल कैमरा पे बना लो, आप उड़ान फिल्म आज जाके देखना, आपको टेक्निकली लगेगा कि आपका आईफोन शायद उससे बेटर क्वालिटी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं, जब आप वो कहते हैं ना फिल्म में कि जब रूल तोड़ना है तो पहले पता होना चाहिए कि रूल फॉलो करने से क्या होगा। तो पहले फिल्म मेकिंग यहाँ से क्लियर हो तो फिर एआई यूज़ करें या एआई ना यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू शुड कनेक्ट विद द ऑडियंस। कभी कभी फिल्म शूट हुई होती है बड़ी ज़बरदस्त हाई एंड कैमरास के ऊपर, मतलब आपने सोनी की कैमरा ले ली, कर लिया। मैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स करते हैं जाके, जी हमने सर ये कैमरा लिया, और एक स्टूडेंट होते हैं, ग्रुप होता है जो आईफोन से शूट करके आता है। नंबर आईफोन वाले के ज़्यादा आ जाते हैं, कैमरे वाले के बेचारे कितने पैसे भी लगे थे कम। क्यों? बिकॉज क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी, अमाउंट से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है कि आपकी क्वालिटी कैसा है। इट डजेंट मैटर कि क्वांटिटी में आपने 2 कैमराज यूज़ किए, लाइटें ये लगाई, फलाना। हमें नैरेटिव चाहिए। एज अ फिल्म स्टूडेंट्स, मैं खुद कहता हूँ आई एम स्टिल अ फिल्म स्टूडेंट, ठीक है ना। एज अ फिल्म स्टूडेंट हमारे लिए कंटेंट शुड बी इंपॉर्टेंट। यस सर, ऑब्वियसली। कंटेंट को वैल्यू देंगे तो हमारी फिल्म अच्छी बनेगी। अगर हम कंटेंट को वैल्यू नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली वी विल फेल एज अ फिल्म मेकर। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों ने कितने एक्शन सीजन्स देखे होंगे अक्षय कुमार के, ब्ला ब्ला जितने भी हीरोज़ हैं, कितनी बड़ी प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं, सब कुछ एंड ऑल दैट। एक सीज़न आता है, सीज़न नहीं एक मूवी आती है, गैंग्स ऑफ वसीपुर। यस।
इतनी लो प्रोडक्शन पे, और सारे के सारे यंगस्टर्स, चाहे मैं उसकी कंटेंट पे बात नहीं कर रहा, एडल्ट है, गालियाँ हैं, कुछ भी, क्या सबने कनेक्ट किया कि नहीं किया? क्या मिर्ज़ापुर आया, सबने कनेक्ट किया कि नहीं किया? तो इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट एंड योर कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस। यस। उमर साहब, आपसे सवाल करूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो ड्रामा में इन्वेस्ट कर जाते हैं लेकिन फिल्म्स में नहीं करते। इसका सिंपलेस्ट तरीन आंसर है, यू हैव टू सी द इन्वेस्टमेंट मॉडल और रेवेन्यू मॉडल। ड्रामा इज़ अ सेफर साइड, जी, सिनेमा इज़ नॉट अ सेफर साइड। ड्रामा चलेगा तो घर पे सुकून से टीवी पे बैठ के खाली टीवी ऑन करना है। सिनेमा में जाना, 250 रुपया केबल का देना है, 500 रुपया केबल का देना है, और मंथली केबल आ रही है और वो चल रहा है, रिपीट पे चल रहा है। आपने अभी नहीं देखा, रात को देख लिया रोटी खाते हुए, कहीं पे देख लिया, पैसे नहीं लग रहे, वही 500 है, सब बैठ के देख लेंगे। अब आपने सिनेमा जाना है, 5 बंदों की टिकट लेनी है, आपने साथ पॉपकॉर्न्स लेने हैं, आपने साथ ड्रिंक्स लेनी है, और अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई बंदा सिनेमा में जब लगाएगा इतना, तो वो देखेगा यार कि जितनी कॉस्ट है उतना तो वापस आए ना। या फॉर एग्जांपल सिनेमा से अगर वो रेवेन्यू नहीं वापस ला सक रहा, क्या ओटीटी से वापस ला सक रहा है? क्या सैटेलाइट राइट से वापस ला सक रहा है? क्या धुरंधर जैसे म्यूज़िक रिलीज़ करके रेवेन्यू वापस ला सक रहा है, जो कि 100 बिलियन क्रॉस कर जाते हैं और उनका म्यूज़िक इतना जनरेट कर देता है, फिर रॉयल्टीज़ सिंगर्स को मिलती हैं और वो पूरी म्यूज़िक कंपोजर्स को मिलती हैं और वो मेहनत करते हैं। तो सिनेमा इज़ एक्चुअली अ रिस्की बिजनेस, और वो रिस्की बिजनेस में ज़्यादा लोग हाथ नहीं डालते, क्योंकि ड्रामा इज़ अ सेफर थिंग। आपने चला दी, यूट्यूब से भी पैसे पूरे हो गए, क्लोजर, मिड फ्रेम्स, क्लोज फ्रेम्स पे हो गया, हाँ उसके बीच में टीवी पे एड्स चल गए, उधर से ही पैसे पूरे कर लिए। 50 लाख लगा, 50 लाख से ज़्यादा कमा लिया। पता है, आपको पता है वर्स्ट केस सिनेरियो में 50 लाख कमा लेंगे। सिनेमा मसान बनी, दूसरे दिन उतर गई, किसी ने नहीं देखी। तो ये रिस्क अगर कोई प्रोड्यूसर ले सकता है तो सिनेमा डेफिनेटली मतलब कि इंडस्ट्री के लिए कोई काम नहीं कर रहा, हाँ जी, सिर्फ अपनी ही ज़ात के लिए, अपना लॉस प्रॉफिट ये सब चीज़। ये गवर्नमेंट को किसी पॉइंट पे देखो, आर्ट और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, फिल्म मेकर्स को प्रमोट करने के लिए, ये गवर्नमेंट को ही बैक करना पड़ेगा, और उसके अलावा तो मुझे होता नज़र नहीं आता। ऐसा ही है सर। एक आखिरी सवाल आप दोनों से करूँगा। जी। आज बहुत सी यूनिवर्सिटी फिल्म मेकिंग का कोर्स करवा रही हैं। हाँ। इस फिल्म मेकिंग के कोर्स में हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर कहाँ पर देखते हैं? मैं इसका आंसर बस करता हूँ। मेरे टीचर ने मुझे स्टार्टिंग डेज में कहा था कि अगर मज़दूरों की तरह काम करना जानता है स्टूडेंट तो बहुत स्कोप है, अगर तो धूप से उसे एलर्जी है और गर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हाँ फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर वो उसे लगता है कि फ़िल्म बनाना इतना ही ईजी है जितना एसी वाले क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है, तो यस, फिर कोई स्कोप नहीं है। हाँ, अगर वो मज़दूरों की तरह बाहर धूपों में ख्वार हो सकता है, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। आपको ऑब्ज़र्व भी करना है कैरेक्टर्स को और फिर आपको शूट भी करना है। अगर आप घर से यहाँ तक खाली गाड़ी या बाइक पे बैठ के आ जाते हैं, गाने सुनते हो और कुछ ऑब्ज़र्व नहीं करते, और फिर जब आपको शूट मिलता है और आप कहते हो पता नहीं शूट कैसे करना था, तो हाँ फिर तो कोई चांस नहीं है। तो अगर ये सब होता है तो यस, फिर बहुत चांस है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बस सर की बात को आगे करूँगा। स्कोप बहुत ज़्यादा है फिल्म का। पहले जैसे ज़माने में होता था ना कि लड़के ने या लड़की ने बिज़नेस कर लिया या कोई डिग्री कर ली तो हर जगह फिट इन हो जाते थे कभी ना कहीं। अब फिल्म मेकिंग वो डिग्री है कि यू कैन डू फिल्म मेकिंग एंड यू कैन गो इन मार्केटिंग, यू कैन गो इन कॉर्पोरेट, यू कैन गो इन इंडस्ट्री। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आजकल हर बंदा जो मार्केटिंग टूल इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज़ वीडियो। वो आप पोर्ट्रेट कह लें, वो लैंडस्केप कह लें, वो जैसे भी कह लें, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ नैरेटिव बिल्डिंग। और फिल्म मेकर को ही नैरेटिव बिल्ड करना आता है, तो फिल्म मेकर इज़ अ नैरेटिव बिल्डर। तो अगर किसी ने अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करनी है तो उसको एक प्रोफेशनल हायर करना है, एंड यू गाइज आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। बट फिल्म मेकिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो समझने की ज़रूरत है हमें, वो ये है कि फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अबाउट रेड कारपेट्स, कि मैं रेड कारपेट पे आऊँगा, मेरे पैप्स वेट कर रहे होंगे, चिक तस्वीरें खींचेंगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बाहर, जैसे उमर ने कहा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको शूट करना पड़ेगा। 4 फिल्में आपकी ऐसी होंगी जो कोई भी नहीं देखेगा, 5वीं फिल्म ऐसी चलेगी कि लोग फिर चौथी 4 बार पिछली भी जाके देखेंगे आपकी फिल्में। दिस इज़ व्हाट फिल्म मेकिंग इज़। इट्स अ रिस्की वर्क, लेकिन आप मोटिवेटेड रहें, काम करते रहें, तो 4 जैसे नहीं देखी उसके बाद 5वीं देखने के बाद 4 भी लोग देखने जाएंगे आप। और इसी में एडिशन में और करता हूँ,
यहाँ के फिल्म मेकर्स करते क्या हैं कि ग्रेजुएट हुए और उसके बाद उन्हें होता है कि हमारी पहली फिल्म बनेगी और सिनेमा में लग जाएगी। ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं। यूट्यूब पे लगेगी तो हमें कोई बुला लेगा, कहेगा क्या फिल्म आपने बनाई है। इंडिया सबसे क्लोजेस्ट है, जी सर। कल्चर सम हाउ मैच करता है, हम उसी को एक केस स्टडी के तौर पे देख लेते हैं। फिल्म मेकिंग में बहुत बड़ा नाम है शंकर एहसान लॉय, ठीक है, शंकर महादेवन का, फिर अनुराग कश्यप हैं, फिर विशाल शेखर हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने एड इंडस्ट्री में सालों काम किया, जिंगल्स प्रोड्यूस किए म्यूज़िक कंपोजर्स ने, अनुराग कश्यप ने एड्स बनाए। आप लोगों में से किसी को नहीं पता होगा अनुराग कश्यप ने पाकिस्तान टेलीनॉर के भी एड्स बनाए। दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ हिज कैरियर। ऐसे ही उसने नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा फिल्म मेकर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता था, सुधीर मिश्रा का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो बनानी फिल्म थी। हाँ भाई, हमें पता है आपने फिल्म बनानी थी, आप में पेशेंस है इतना फिल्म बनाने का। तो उनने एड्स बनाए, जिंगल्स कंपोज करवाए, सब कुछ किया। हाँ, फिर एक फिल्म आई और वो फिल्म बनाई और चली। तो ये पेशेंस होना चाहिए। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। आपको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस को आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिला, समझने को मिला। नाज़रीन, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में हम नए सवालों के साथ, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।